फाइनेंशियल एनालिसिस हमने प्रोजेक्ट का किस तरह से करना होता है, द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट थे कि हमारे पास एक फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट है ना प्रोजेक्ट का, वो हमारे पास कंप्लीट होना चाहिए। अगर हमने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट करके दी थी कि हमने ये इस तरह से करनी है और हमने बाद में उस चीज़ को मीट नहीं कर पाए, तो हमारा स्टेक होल्डर बीच में जाके अगर आप कहेंगे कि हमें ये बजट पूरा नहीं हो रहा, हमें इस चीज़ को बजट को बढ़वाना है, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट क्रिएट एन गुड इम्पैक्ट। तो हमें जो प्रोजेक्ट का बजट सबसे पहले डिफाइन किया हुआ था, हमें उसी को ही कंप्लीट, उसी बजट में ही कंप्लीट करना है। फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेशन और ऑफन एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इन सेलेक्टिंग द प्रोजेक्ट्स। हमें सबसे पहले जो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है उसमें फाइनेंशियल जो हमारे एनालिसिस है उसको कंप्लीट करें। हमें स्टेक होल्डर से बेशक टाइम लेना पड़े कि हमें ठीक है इस पर रिसर्च करनी है, तो हम रिसर्च करने के बाद उसको एक प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट दे सकते हैं, एकदम से एस्टिमेटेड कॉस्ट नहीं देनी चाहिए। हमारे पास बेसिकली जो हमने फाइनेंशियल वैल्यूज क्रिएट करनी है, प्रोजेक्ट की जनरेट करनी है, उसके लिए 3 तो मेथड्स हैं नॉर्मली वो यूज होते हैं। वो हमारे पास सबसे पहले है नेट प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पे बैक एनालिसिस। हमारे पास ये दो जो 3 मेथड्स हैं, ये हमारे पास नॉर्मली इस इंडस्ट्री के अंदर चलते आ रहे हैं कि इन्हीं को यूज करते हुए हमने अपने जो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस कि हमने किस तरह से अपनी फाइनेंशियल जो हमारे पास एक फाइनेंशियल एनालिसिस है प्रोजेक्ट का वो किस तरह से करना है। हमारे पास जो नेट प्रेजेंट वैल्यू का एक मेथड मौजूद है, यहाँ से हमने कैलकुलेट किस तरह से करना है कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेड नेट मॉनेटरी गेन या लॉस है हमारे पास प्रोजेक्ट का, उसमें से हमने जो भी हमारे पास एक एक्सपेक्टेड फीचर्स कैश इनफ्लोज या आउटफ्लोज होंगे जो हमारे पास प्रेजेंट टाइम पे अवेलेबल होंगे, उनको हमने माइनस करके हमने फिर एक अपनी अमाउंट फाइंड आउट करनी है। Project with a positive NPV should be considered if financial value is a key criterion। हमारे पास अगर एक प्रोजेक्ट की पॉजिटिव एनपीवी आती है तो उसका ये मतलब है कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो बेनिफिशियल होगा। हमारे पास जितनी भी एनपीवी ज़्यादा आएगी, ऑब्वियसली हमारा प्रोजेक्ट का जो प्रॉफिट है वो उतना ज़्यादा आएगा। हमने किस तरह से एनपीवी को कैलकुलेट करना है, हमने सबसे पहले क्या करना है, डिटरमाइन करना है हमने अपनी एस्टिमेटेड कॉस्ट को, और फिर अपने बेनिफिट्स को फाइंड आउट करना है फॉर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द प्रोडक्ट इट प्रोड्यूसेस। हमने सबसे पहले प्रोजेक्ट के जो बेनिफिट्स हैं, हमारे पास एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो देखने हैं, हमारे पास जो प्रोडक्ट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कैलकुलेट करना है, हमने जो भी डिस्काउंट है उसको डिटरमाइन करना है, जो हमारे पास कोई एरर्स आ सकते हैं, फ्लॉज आ सकते हैं, उनको फिक्स करने का जो हमारी एक अमाउंट है वो हम फाइंड आउट करेंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से कंसीडर करती हैं कि इन्वेस्टमेंट गियर हमारे पास उसको ज़ीरो कंसीडर कर देती हैं, जो पहला एक साल होता है, एक साल कंप्लीट होता है उसके बाद से उसके अपने प्रोजेक्ट को उसकी एनपीवी कैलकुलेट करती हैं कि हमारे पास एक पूरा साल कंप्लीट होने के बाद हमारे पास कितने, जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ है तो हमारे पास तब कितना प्रॉफिट स्टार्ट हुआ है। कुछ ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट हैं, उनका पर्सपेक्टिव ये है कि पहले दिन से जब आपने बिजनेस इस्टेब्लिश किया है तो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें से भी फिर कुछ लोगों का क्राइटेरिया ये है कि कॉस्ट जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको भी ऐड करना है, जो रिस्क आए हैं, जो उसमें कोई भी ऐसी चीज़ें आई हैं उनको भी ऐड करना है, कुछ उन चीज़ों को ऐड नहीं करते। उसके बाद है हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है किस तरह से हमने ये इस तरह से मैयर की जाती है कि हमारे पास जो भी गेन हुआ है, कोई भी प्रॉफिट हुआ है या कोई भी लॉस हुआ है, उन दोनों को हमने कैलकुलेट करना होगा। जो हमने इन्वेस्टमेंट जनरेट की थी, जो हमने स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट एंटर की थी, उसके बाद हमारे पास जो भी मनी उसके बाद से रिलेटिवली उसके अंदर इन्वेस्ट होती रही है, उन सब के साथ मिला के जो हमारा लॉस हुआ है या जो हमारा प्रॉफिट हुआ है उनको कैलकुलेट करना है। हमारे पास जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये हमारे पास बेसिकली जो है वो परसेंटेज निकाली जाती है। ये हमारे पास टिपिकली यूज होती है पर्सनल फाइनेंशियल डिसीजंस में, कि कोई भी डिसीजन जो है वो प्रिपेयर किया जा सके, कोई भी जो फाइनल डिसीजन है वो क्रिएट ना किया जा सके। हमारे पास कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उनको कंपैरिजन किया जाता है, जो हमारे पास उसकी एफिशिएंसी थी या डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स थी, या जो हमारे पास एक डिजायर्ड हमारे पास प्रॉफिट था उसके अकॉर्डिंग कंपेयर किया जाता है कि हमारे पास कितना प्रॉफिट आना चाहिए था और अब जो हमने ऑब्टेन किया है वो कितना है। हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं कि आपने किस तरह से अपने बिजनेस के रिटर्न, हमने जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसको किस तरह से हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास ये डिफरेंट दो फार्मूलाज हैं। एक हमारे पास ये है, कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन करती हैं कि जो नेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, नेट रिटर्न हमें मिला है अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसको डिवाइड कर दें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितनी कॉस्ट आपने इन्वेस्ट की थी और मल्टीप्लाई बाय 100 उसकी परसेंटेज निकाल लें। हमारे पास सेकंड है कि आपने जो फाइनल वैल्यू एक एंटर की हुई है टोटल स्टार्ट से लेके एंड तक, उसको आप एंटर करें और उसके बाद उसमें से माइनस कर दें जो इनिशियल वैल्यू आपने स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट में डाली थी वो, और डिवाइड कर दें उसको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से और फिर उसकी 100% निकाल लें।
अच्छा जी, उसके बाद जो हमारे पास थर्ड और लास्ट मेथड है वो है पे बैक एनालिसिस का। हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल कंसिडरेशन का पे बैक एनालिसिस का मेथड यूज होता है कि आपने जितना भी प्रॉफिट अर्न किया है या जो भी हमारे पास अमाउंट है सेफ साइड पे, या जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के बाद जो हमारी अमाउंट के अंदर इंक्रीज आया है वो कितने परसेंट है और वो किस तरह से कैलकुलेट करना है। हमारे पास पे बैक पीरियड, हमारे पास एक अमाउंट है जो हमारे पास उस टाइम पे हमने रिकॉर्ड की थी इन द फॉर्म ऑफ नेट कैश इनफ्लोज, और हमारे पास जो टोटल डॉलर्स जो भी अब तक इन्वेस्टमेंट हुई है प्रोजेक्ट के अंदर, जो हमारे पास कैश का इनफ्लो आया है नेट का और जो टोटल इन्वेस्टमेंट की थी उनका हम कंपैरिजन करते हैं। हमारे पास पे बैक उस वक्त आता है जब हमारे पास नेट कम्युलेटिव वैल्यूज आ रही होती हैं। हमारे पास डिस्काउंटेड बेनिफिट्स जो हैं, जो हमने अपने लॉस हुआ है या कोई भी हमारे पास बेनिफिट्स ऐसे हैं जो हमारे पास साइड पे आए हैं, लाइक हमारे पास एक्सपेक्टेड थे बट वो ऑब्टेन नहीं हुए, तो उनको हम कॉस्ट के अंदर से माइनस करके फिर हम एक फाइनल जो अपनी वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। मैनी ऑर्गेनाइजेशन वांट आईटी प्रोजेक्ट्स टू हैव अ फेयरली शॉर्ट पे बैक पीरियड। हमारे पास एक रिटर्न ओवर वैल्यू होती है, तो बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ये चाहती हैं कि जो हमारा पे बैक का पीरियड है वो बहुत कम होना चाहिए, ताकि उसके अंदर हमारे पास अगर कोई भी लॉस आता है या कोई भी प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है तो उसी ड्यूरेशन के अंदर हमारे पास आ जाना चाहिए। हमने प्रोजेक्ट चार्टर को डेवलप किस तरह से करना है। प्रोजेक्ट चार्टर का मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होता है। तो इसके बारे में हम मजीद पढ़ते हैं कि आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट प्रोजेक्ट टू डू वर्क ऑन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लेट द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नो। हमने जब एक प्रोजेक्ट चार्टर डेवलप कर लिया है तो ऑब्वियसली वो फिर एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, जो पूरी टीम है, जो पूरे मेंबर्स हैं हमारे जो साथ काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट की टीम है हमारी जो लीड कर रही है, उन सब के पास भी वो चीज़ें होनी चाहिए कि व्हाट एक्चुअली द स्टेक होल्डर इज एक्सपेक्टिंग। तो हमारे पास जो चीज़ है वो उनके पास आनी चाहिए ताकि वो उस काम को फिर उसी हिसाब से लीड कर सकें। प्रोजेक्ट चार्टर इज अ डॉक्यूमेंटेड फॉर्म। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म होती है which formally recognizes the existence of a project and provides direction on the project objectives and management। हमारे पास जो लोग उससे रिलेटेड नहीं हैं या कोई भी हैं जो एक प्रॉपरली प्लानिंग के दौरान मौजूद नहीं थे, या हमारे पास जब स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट गैदरिंग का प्रोसीजर हो रहा था उस टाइम वो अवेलेबल नहीं थे, तो कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो मिसिंग हो गई थी उनसे, और अब वो जो है प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर डिफाइन है, तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो स्टेक होल्डर की डिमांड है वो क्या है। हमारे पास की स्टेक होल्डर के जो साइन होता है प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर, वो इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहा होता है कि ये जो एग्रीमेंट है ये बेसिकली 100% एक्यूरेट है और जो हमारा स्टेक होल्डर है उसको यही आउटपुट ही चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये टेबल है, ये हमारे पास डिफाइन कर रही है प्रोजेक्ट चार्टर को। हमने सबसे पहले प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हर बंदे की सबसे पहले एक नेम मेंशन कर दिया गया है, उसके बाद उसका रोल मेंशन कर दिया गया है। like if Ahmed is working in that project तो उसका रोल क्या होगा, he will be a sponsor, he will be a project manager, he will be a team leader, he will be a team member। उसका जो रोल होगा वो उसके अंदर डिफाइन कर दिया गया होगा। हमने जो भी टाइम है वो वहाँ पे डेवलप जो हमें चाहिए वो कर दिया गया है। हमारे पास जो अगर वीकली प्रोग्रेस है वो लेनी है तो वो ली गई होगी, या हमें एक फाइनल आउटपुट एकदम से चाहिए तो वो लिखा गया होगा। ईच एंड एवरी टेस्टिंग का जो फेज है वो कौन सा होगा, प्लानिंग की जो स्ट्रेटजी है वो कौन सी यूज होगी, जो भी चीज़ें हैं हमने वो वहाँ पे मेंशन कर दी गई। अच्छा जी, ये हम देख रहे थे कि हमारे पास जो नेम है उसका रोल मेंशन होगा, उसकी जो पोजीशन है वो हमने मेंशन कर देनी है। उसके बाद उसकी कोई भी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जो होगी वो वहाँ पे मेंशन होगी, इन केस अगर वो आउट ऑफ स्टेशन होता है या वो कोई भी अवेलेबल नहीं होता तो उसके बाद किस तरह से उससे कांटेक्ट किया जा सकता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास प्रोजेक्ट चार्टर की टोटल एक रफ सा हमारे पास एक इमेज है कि किस तरह से उसके साथ हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो मेंशन होती हैं, किस तरह से
वहाँ पे लोगों को अथॉरिटी दी जाती है कि अगर वो कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं, अदर दे कैन परचेज दैट प्रोडक्ट और दे डोंट हैव अथॉरिटी टू परचेज दैट थिंग। वो अपने किसी मेन जो हायर अथॉरिटीज़ में हैं पर्सन्स, उनको कहेंगे कि वो परचेज करके दें, या किस तरह से वो उनको सारा कुछ मैनेज करना है। हमने किस तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान देखा है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में हमारे पास जो जो चीज़ें हैं वो ये है कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन हो रही होगी प्रोजेक्ट की, उसमें प्लानिंग जो की गई है उन डॉक्यूमेंट्स की किस तरह से वो गाइड कर रही हैं, किस तरह से हेल्प कर रही हैं प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के अंदर, उसके कंट्रोल के अंदर। प्लान्स जो क्रिएट किए गए हैं उनके कौन से पर्सपेक्टिव्स हैं, उनके नॉलेज एरियाज कौन से हैं। उसके बाद हमारे पास ओवरऑल प्रोजेक्ट की जो मैनेजमेंट प्लान है वो किस तरह से, किस हद तक उस प्रोजेक्ट के लिए बेनिफिशियल है। ये हमारे पास टेबल है जो हमारे पास सैम्पल कंटेंट्स हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के। कि हमारे पास सबसे पहले ये है कि हमने क्या करना है, जो मेजर हमारे पास सेक्शन है वो हमने देखना है कि हमने कौन कौन से काम करने थे। उसके बाद है हमारे पास उसके अंदर फर्दर कौन कौन से टूल्स यूज होने हैं। लाइक हम देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले ओवरव्यू है। तो ओवरव्यू में हमने कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, हमने पर्पस देखना है, स्कोप देखना है, उस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स देखनी है, कॉन्स्टेंट्स हैं उस पर कोई वो देखने हैं, assumptions हैं वो देखनी है, प्रोजेक्ट की डिलीवरीज के बारे में देखना है, डिलीवरेबल्स कौन से हैं, लाइक प्रोजेक्ट हमने जो कर रहे हैं उसको एक ही बार कंप्लीट करके देना है या डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कंप्लीट करके वो स्टेक होल्डर से इन टच रहना है और उसे वो दिखाना है। जो बजट की समरी है वो क्या है, एवोल्यूशन ऑफ द प्लान क्या है हमारे पास, मतलब हमने किस हद तक अपने स्टेक होल्डर से इन टच रहना है।